Hello students, welcome to the another session of current affairs with me at Samarth Academy. So today we will cover the current affairs of 26th November, but before that I will address the question of the day from the previous lecture, and the question was, when was the first session of Rajya Sabha held? So the correct answer is given by Jaskaran Kumar and it was 13 May 1952. और मैं ये भी देख रही थी कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि प्रॉब्लम आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी फॉलो कर लीजिए और उसमें जो है आपको ये सारा पीडीएफ जो है मिल जाएगा, ताकि आपको रीडिंग पार्ट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए और ऑडियो विजुअल पार्ट आई एम रिप्रेजेंटिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। तो जब आप दोनों को देख के चलेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। कुछ को मैं भी ध्यान रखूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रीडिंग पार्ट यहाँ से ही मिल जाए, मगर अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप जो है हमारे जो पीडीएफ आ रहे हैं वहाँ पे उसको आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि आज है कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। और आज के दिन ही इन 1949 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। न जाने कितने साल लग गए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, इसको बनाने के लिए। देयर वाज कल्मिनेशन ऑफ almost 3 years of tirelessness, deliberation and debate, और तब जाके जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सफल हुआ। तो संविधान दिवस के रूप में जो 26 नवंबर का दिन है वो मनाया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मैन, ये जो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है वो 25 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सॉरी अगर मैंने कुछ पीछे गलत बोल दिया, मैन बोल दिया, फिर भी दिस इज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये एक तरह के अवेयरनेस डेज है। आप भी जानते हैं कि वुमेन जो है वो हमेशा से जो है एक जेंडर इक्वालिटी के लिए लड़ती आई है, तभी हम वुमेन एम्पावरमेंट हर जगह पे हम यही बातें आज भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वुमेन को जो उनके राइट्स हैं वो नहीं मिले हैं। So 25 November is basically International Day for the Elimination of Violence. वायलेंस जो वुमेन के लिए जो वुमेन के साथ होता है, चाहे वो किसी भी तरह का फिजिकल अब्यूज़ है, मेंटल अब्यूज़ है, उसको ख़त्म करना। On 7th February 2000, the General Assembly adopts resolution officially designating 25th November as the International Day for the Elimination of Violence Against Women. तो 25 नवंबर को जो है इस दिन को जनरल असेंबली के द्वारा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जनरल असेंबली जो है वो जनरल असेंबली यूएनओ का जो है फर्स्ट हाउस है, ठीक है। तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन निकाला कि जो वायलेंस हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट उसको ख़त्म करना है। और 2025 में जो इसका थीम रखा गया है वो क्या रखा गया है, 2025 के लिए जो इसका थीम रखा गया है वो है यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। तो हमें इकट्ठे होकर जो भी डिजिटल वायलेंस, मैंने लास्ट के करंट अफेयर्स पे के दौरान, सेशन के दौरान भी इस पे बात की थी कि जो डिजिटल वायलेंस है वो बढ़ता जा रहा है और खासकर इसका
जो टारगेट है वो या फिर इसका जो शिकार है वो भी सिर्फ वुमेन ही हो रही हैं, क्योंकि जल्दी वो इस चीज़ से डर जाती हैं या इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाती हैं। द इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन will mark the launch of Unite campaign will mark the launch of Unite campaign November 25 to December 10, an initiative of 16 days of activism concluding on the day that commemorates the International Human Rights 10 December. तो ये सिर्फ एक वुमेन को एड्रेस करना ही नहीं है, ये 10 दिसंबर तक करवाया जा रहा है। ठीक है, एक तरह से एक यूनाइट कैंपेन करवाया जा रहा है 25 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक, क्योंकि 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे भी मनाया जाता है। तो उससे पहले अगर हम वुमेन के जो खिलाफ ये वायलेंस हो रहा है, अगर हम उसको नहीं रोकेंगे तो सही मायने में जो वुमेन है वो एम्पावर्ड नहीं हो पाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। US State Department approved possible sale of Javelin missiles and Excalibur projectile to India। तो इसमें क्या बताया गया है कि US स्टेट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है अ पॉसिबल सेल ऑफ जेवलिन मिसाइल्स। तो आप जेवलिन मिसाइल्स भी देख सकते हैं। See, possible sales of Javelin missiles and Excalibur projectiles and related equipment to India for estimated total of $92.8 million। तो इतने मिलियन डॉलर्स की ये जो जेवलिन मिसाइल्स और एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल है, ये इंडिया के लिए अप्रूव की है। किसने अप्रूव की है? यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में। अमेरिकन मेड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये है क्या है? सबसे पहले मेड इन अमेरिका है, इजीली जो है मैन इसको यूज कर सकता है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, डेवलप्ड बाय रेथियन एंड लॉकहेड मार्टिन। तो ये आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इन दोनों का नाम याद रखना है कि ये एक जेवलिन मिसाइल और एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स हैं, जो कि इनकी आपको कोस्ट याद रखनी है और ये याद रखना है कि ये अमेरिकन मेड है। Designed to destroy heavily armored vehicle, main battle tanks and light military vehicles। तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो लाइट मिलिट्री व्हीकल्स हैं या हैवी आर्मर्ड यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वेपन से भरे हुए जो व्हीकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई है। रेंज इसकी 2.5 किलोमीटर है, न्यूअर वर्जन्स अप टू 4 किलोमीटर। जो इसके न्यूअर वर्जन्स आ रहे हैं वो 4 किलोमीटर तक जा सकते हैं। फायर एंड फॉरगेट गाइड्स इटसेल्फ, नो एक्सटर्नल कमांड्स नीडेड। इसके लिए आपको बार बार जो है एक्सटर्नल कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से अपने आप मतलब गाइड कर सकती है खुद से अपने आप को। तो देख सकते हैं टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, राइट। What is Excalibur projectile? ये होता क्या है? It is GPS guided artillery shell fired from large guns like howitzers। तो ये पीछे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से ये एक तरह की आर्टिलरी है जो कि ऐसा लगता है बड़ी सी गन है। इट वॉज डेवलप्ड इन कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द यूएस आर्मी रिसर्च लेबोरेटरी एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग सेंटर। तो ये आपको बस याद रखना है कि ये कोलैबोरेशन से बनाई गई है, किसके द्वारा? यूएस आर्मी रिसर्च लेबोरेटरी एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी आर्मामेंट रिसर्च। India already uses the Excalibur artillery ammunition in its M777 howitzer guns। ये नहीं है कि इंडिया के लिए ये चीज़ें न्यू है, इंडिया इसको ऑलरेडी यूज कर रहा है। Can hit targets beyond conventional artillery range even in the tough terrain। तो ये जो है जो ये एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल है, ये क्या कर रहा है कि जो आम रेंजेस है, ठीक है, आर्टिलरी की, उससे ज़्यादा इसकी रेंज है। तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इंडियन नेवल शिप INS सहायदरी participated in the
एक्सरसाइज ऑसी इंडेक्स। तो अब फिर से एक और एक्सरसाइज जो है इसमें कवर होनी जा रही है। एक्सरसाइज का नाम है ऑसी इंडेक्स। ओके, ऑस्ट्रेलिया OUAUS, ऑस्ट्रेलिया IND, इंडिया EX एक्सरसाइज। तो इससे ही हमें पता चल जाता है। और ये कौन सी एक्सरसाइज है? नेवी एक्सरसाइज है। Exercise Aussie Index 2025 was held in Northern Pacific। ठीक है, कहाँ पे करवाई जा रही है? नॉर्दर्न पैसिफिक में। अब अगर आपने प्रीवियस सेशंस को देखा होगा तो उसमें मैंने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की आपको कंपाइलेशन करवाई थी। आपको ये भी उसमें कवर कर लेना है। आपको बस अगर आप डेली बेसिस पे जो वीडियोस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं तो आप उसी में ही इसको ऐड कर सकते हैं ऑसी इंडेक्स को, ताकि आपको बार बार जो है चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है या अलग अलग लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यही तो फ़ायदा होता है इन चीज़ों का। ओके, It is a major biennial maritime exercise which has been conducted since 2015। तो ये 2015 से कंडक्ट की जा रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। The Indian naval ship INS Sahyadri alongside HMAS Ballarat participated in the exercise। तो ये हमारी तरफ से और ये उनकी तरफ से जो है दोनों पार्टिसिपेट करेंगे इस एक्सरसाइज में। अदर एक्सरसाइजेस कंडक्टेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और एक चीज और जो आपके लिए फायदेमंद होगी कि ऑसी इंडेक्स तो हो गई नेवल एक्सरसाइज, ओके, बट बहुत सारी एक्सरसाइज है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में करवाई जाती हैं। आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो पहली है एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद, बाइलेटरल एक्सरसाइज विद आर्मी। तो ये ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया, हिंद हिंदुस्तान और इंडिया। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है ये भी, पर ये कौन सी इसकी फोर्स टाइप है? आर्मी। ठीक है, उसके बाद है एक्सरसाइज पिच ब्लैक। जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलियाज मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो ये एक एयरफोर्स, इसमें जो फोर्स टाइप है वो है एयरफोर्स। उसके बाद मालाबार नेवल एक्सरसाइज जिसमें कि क्वाड ग्रुप जो है शामिल है, और मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया ऑस्ट्रेलिया USA और जापान क्वाड ग्रुप। ठीक है, तो जब सबसे पहले जो चाइना और जो ऑस्ट्रेलिया है वो आपस में जिस चीज़ के कारण उनके रिलेशन खराब हुए हैं उसमें क्वाड ग्रुप भी एक रीज़न है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना अब तो इनके रिलेशन ख़त्म ही हो चुके हैं ऑलमोस्ट। बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने ये न्यूज़ कवर भी की थी, और उसका मेन कारण है कि क्वाड ग्रुप और जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है जिसमें क्वाड ग्रुप शामिल है उसमें चाइना इज़ नॉट द पार्ट। ओके, नेक्स्ट। तो ये आपके लिए एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो है पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज कवर हो गई। सबसे पहले मैं अगेन आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, ऑस्ट्रा हिंद, देन ऑसी इंडेक्स, देन एक्सरसाइज पिच ब्लैक एंड मालाबार। मालाबार जो एक्सरसाइज है वो एक मल्टीलेटरल, यानी कि इसमें बहुत सारे कंट्री इन्वॉल्व हैं, मगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की है तो आपको वो याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट। इंडियन नेवी कमीशन इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल INS महे। तो इंडियन नेवी शिप बनाई गई है INS इंडियन नेवी शिप महे। तो ये है क्या है? ये हमारी इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, देश के द्वारा ही बनाई गई है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, अगर कुछ अंदर हो जाता है पानी के अंदर कुछ भी तो उसके लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगी। The Indian Navy commissioned INS Mahe, its first anti-submarine warfare shallow water craft with over 80% indigenous part at the Naval Dockyard in Mumbai। तो हमने ये कहीं से नहीं मंगवाई है, ये हमने खुद स्वदेशी बनाई है। 80% जो इसका जितने भी पार्ट्स इसमें यूज हुए हैं वो स्वदेशी हैं, वो हमने कहीं से मंगवाया नहीं है। The earlier INS Mahe, a Soviet-built coastal minesweeper that entered service in 1983, was decommissioned in 2006 after 23 years of service। इससे पहले भी एक शिप थी जिसका नाम यही था, मगर वो क्या था, वो
सोवियत बिल्ट कोस्टल माइन स्वीपर, मतलब वहां से बनवाई गई थी 1983 में, मगर इसको डीकमीशन्ड कर दिया गया 2006 में. This ship is named after Mahe, a serene coastal enclave on the Malabar coast that forms the part of Union Territory of Puducherry. तो कह रहा है ये नाम जो है INS महे, ये कहाँ से लिया गया है? ये मालाबार कोस्ट का जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, वहाँ से ये नाम लिया गया है और ये आपको दिखाई देगा पुडुचेरी में. INS महे विल ऑपरेट एज अ साइलेंट हंटर. ये कैसे काम करेगा? एक साइलेंट हंटर, एक चुप रहेगा मगर एक शिकारी है ये. On the western seaboard, the ship's construction at the Cochin shipyard. तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कोचीन शिपयार्ड में जो है की गई है. याद रखना है INS महे ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है. अब ये स्वदेशी है, पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, खासकर 80% एज गिवन इन द डाटा. नेक्स्ट, Constitution 131st Amendment Bill 2025. Now this is something very important. हालांकि ये अभी कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं होने जा रहा है. सबसे पहले सोचा गया था कि जो विंटर सेशन जो अब शुरू होगा पार्लियामेंट का, आपको पता है 3 सेशन होते हैं. BMW याद करने का तरीका है बजट, मॉनसून एंड विंटर. मगर अब विंटर सेशन में पहले ये बोला जा रहा था कि 131st अमेंडमेंट को जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मगर अब वो नहीं होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट प्लानिंग टू डू दैट. बट यस, हम जरूर पढ़ेंगे कि 131st अमेंडमेंट है क्या. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. See, the Union Home Ministry clarified that the central government is not planning to introduce the Constitution 131st Amendment Bill 2025 in the winter session to bring Chandigarh under Article 240. इसमें चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंदर लाने की बात की जा रही है. ओके, की फीचर्स देखते हैं. चंडीगढ़ अगर आर्टिकल 240 के अंदर आएगा तो क्या होगा? ग्रुपिंग इट विद यूटीज वेयर द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्टली फ्रेम रेगुलेशन. इसको उस यूटीज के अंदर लाया जा रहा है. अगर ये आर्टिकल 240 में आता है तो चंडीगढ़ उन यूटीज का पार्ट बन जाएगा जहां पे प्रेसिडेंट डायरेक्टली जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है. Article 240 empowers the president to frame regulation for certain UTs. Okay, Article 240 है भी यही है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो रूल्स और रेगुलेशन बना सकता है फॉर सर्टेन कुछ UTs के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी व्हेन असेंबली इज डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड. तो जब भी असेंबली डिसॉल्व होती है या सस्पेंडेड होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है जो रूल्स और रेगुलेशन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए जाते हैं. इससे क्या? अलाउज इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर. इट मे रिप्लेस द सिस्टम वेयर पंजाब्स गवर्नर एक्ट एज चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर. तो क्या होता है? कह रहा है ये उस सिस्टम को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जब अगर ऐसी कोई चीज होती है तो यहाँ पे गवर्नर जो है वो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता था, मगर ये उस सिस्टम को रिप्लेस कर देगा. रिड्यूसेस पंजाब्स रोल. अब इससे और क्या होगा? ऑल्टर द 1966 पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट रेजिंग पॉलिटिकल कंसर्न्स. इससे पंजाब का रोल जो है, जो कि 1966 पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है उसमें कुछ अलग है चंडीगढ़ को लेके, यहाँ पे उसका रोल भी पंजाब का कम हो जाएगा. पंजाब की अगर हम करंट पोजीशन देखते हैं, चंडीगढ़ एक ऐसा हमारी कैपिटल भी है और अनडिस्प्यूटेड राइटफुल कैपिटल है. असर्ट्स दैट द सिटी वाज बिल्ड बाय अपरूटिंग पंजाबी विलेजेस. और इसमें बोला क्या गया है कि ये सिटी भी जो विलेजेस है, पंजाब के
विलेजेस हैं उनको अपरूट करके जो है बनाया गया है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, ये एक यूनियन टेरिटरी है, बट इट इज़ ऑल्सो द शेयर्ड कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ये अकेली पंजाब की कैपिटल नहीं है, हरियाणा की भी कैपिटल है। द गवर्नर ऑफ पंजाब करंटली होल्ड्स एडिशनल चार्ज एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी ऑफ चंडीगढ़। और गवर्नर ऑफ पंजाब अभी तक तो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रहा है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ यूटी इज रन डायरेक्टली बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये चंडीगढ़ यूटी चलाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। नो लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नेंस वाया यूटी ऑफिसर्स, एडवाइजर्स, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को नहीं मिलेगी। अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या यूटीज के पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है? अगर होती है तो कौन सी ऐसी यूटीज हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है? अगर नहीं होती है तो फिर तो आप नो ही लिख सकते हैं। एनीवेज, अगर किसी यूटी के पास, चलो मैं बता देती हूँ कि यूटीज के पास कुछ ऐसी यूटीज हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिनका अपना सीएम है। कुछ ऐसी यूटीज है, तो आपको उसका नाम जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी लिख पाएंगे। चलिए, ओके, नेक्स्ट। उसके बाद है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। अगर हम देखें, पोस्ट पार्टीशन लाहौर वेंट टू पाकिस्तान इन 1947। चंडीगढ़ वॉज एनविजन्ड एज द मॉडर्न कैपिटल ऑफ पंजाब। तो लाहौर तो पाकिस्तान में चला गया, जो कि थी पहले कैपिटल, मगर फिर हमने चंडीगढ़ को एनविजन किया एज द कैपिटल ऑफ पंजाब। ये एक प्लैंड सिटी है, ओके, डिजाइन बाय ली कॉर्ब्यूजियर, इनोग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद इन 1953। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब चंडीगढ़ वैसे ही चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आपको याद रखना है। आपसे डायरेक्ट जीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो चंडीगढ़ है वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो डिज़ाइन बाय ली कॉर्ब्यूजियर, इनोग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद इन 1953। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, क्रिएशन ऑफ हरियाणा। पता ही है आपको, जब ये एक्ट आया था उसके बाद हरियाणा क्रिएट हुआ। चंडीगढ़ मेड ज्वाइंट कैपिटल विद प्रॉपर्टी डिवीजन इन 60:40। चंडीगढ़ बिकेम अ यूटी अंडर सेंटर्स कंट्रोल। तो क्या हुआ, एक तो ये यूटी बन गई। यूटी का मतलब है सेंटर गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करेगी, और जो ये डिवाइड हुई है कैपिटल में उसकी रेशो है 60:40। पंजाब 60, रेशो हरियाणा 40। 1970 में सेंटर डिक्लेयर्ड दैट चंडीगढ़ वुड गो टू पंजाब, अनाउंसमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय पंजाबी सूबा मूवमेंट लीडर फतेह। तो 1970 में सेंटर ने डिक्लेयर किया कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब के पास रहेगा, ठीक है, इस तरह से। हरियाणा के पास टेम्पररी अरेंजमेंट रहा क्या? अलाउड टू शेयर सेक्रेटेरिएट एंड लेजिस्लेचर बिल्डिंग्स फॉर 5 years, गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बिल्ड न्यू कैपिटल, नो सेपरेट कैपिटल बिल्ट टिल डेट। हरियाणा का क्या हुआ था, वहाँ पे एक टेम्परेरी सा अरेंजमेंट लगा दिया 5 साल का, कि 5 साल तक तो ये रहेगी, उसके बाद एक न्यू कैपिटल बनाई जाएगी। उसके लिए क्या दिया जाएगा? 10 करोड़ की ग्रांट और 10 करोड़ लोन दिया जाएगा ताकि एक नई कैपिटल बनाई जा सके। और आप सरकार के खोखले वादे देख सकते हैं सरकारों के, कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए, भारत National Car Assessment Program 2.0 draft has been released by Ministry of Road Transport and Highways. Bharat NCAP 2.0 draft expanding India's crash safety rating system with new test categories and higher safety benchmarks. तो ये इसीलिए बार बार लॉन्च किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रोड सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जाए। तो इस 2.0 ड्राफ्ट में भी क्या किया गया है कि जो क्रैश हो जाती है उससे सेफ्टी रहे, उसके लिए न्यू टेस्ट कैटेगरीज बनाई गई हैं। अ रिवाइज्ड व्हीकल सेफ्टी रेटिंग प्रोग्राम दैट इवैल्यूएट्स
क्रैश वर्दीनेस एंड सेफ्टी टेक्नोलॉजी ऑफ कार्स सोल्ड इन इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी चीज़ क्रैश जो है उसका क्रैश को कम करे और ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी टेक्नोलॉजी रहे कार्स की, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है इस भारत NCAP में। इट अपडेट द 2023 भारत NCAP गाइडलाइंस एंड इंट्रोड्यूस न्यू क्रैश टेस्ट एंड असेसमेंट वर्टिकल्स। जैसे कि मैंने बोला है कि सब चीज़ों को मॉडर्न करने की इसमें बात की गई है। मॉडर्न क्यों? ताकि सेफ्टी रहे, बस यही है। लॉन्च बाय, तो स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, MORTH, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन आर हैंडल्ड बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे। तो जो इसकी टेस्टिंग है या सर्टिफिकेशन है वो कौन करेगा? वो किया जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे की तरफ से। एम क्या है? पहले ही बता दिया है, अपग्रेड इंडियाज व्हीकल सेफ्टी टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में जो है क्रैश या इस तरह के इंसिडेंट कम दिखाई देते हैं, उसी तरह से जो क्रैश सेफ्टी, जो व्हीकल सेफ्टी है उसको इंश्योर करना। प्रोटेक्ट ऑक्यूपेंट्स, पेडेस्ट्रियंस, वल्नरेबल रोड यूजर्स, कोई भी है पेडेस्ट्रियंस, ओके सॉरी, तो उनको उनका ध्यान रखना। ओके, रोड को जो यूज़ कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना। पुश मैन्युफैक्चरर्स टू यूज़ एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी, और मैन्युफैक्चरर्स जो कि ये चीज़ें बना रहे हैं, कार्ड्स बना रहे हैं खास करके, उनको भी ये बताना कि आप एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजीज यूज़ करें ताकि क्रैश या उससे से कम नुकसान हो। की फीचर ऑफ भारत NCAP नेशनल कार असेसमेंट प्रोग्राम 2.0, 5 असेसमेंट वर्टिकल्स, इस पे ध्यान देना जरूरी है। सेफ ड्राइविंग, एक्सीडेंट अवॉइडेंस, क्रैश प्रोटेक्शन, वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन, पोस्ट क्रैश सेफ्टी। तो सबसे पहले सेफ ड्राइविंग करनी है, वो तो हमेशा ही हमें रूल्स फॉलो करके ही चलना चाहिए। ओके, तो एक्सीडेंट अवॉइडेंस, जितना हो सके एक्सीडेंट को अवॉइड करना। आई विल टेल यू वन स्टोरी। आई वाज देयर इन UP फॉर सम ऑफ माय वर्क। तो मैं जब वहाँ गई तो वहाँ पे बिल्कुल खाली हाईवे है, इतना स्मूथ, मगर वहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी कि वहाँ पे जो बसेस हैं, जो लोकल बसेस हैं, वो भी, आप ये नहीं कि अगर रोड खाली है, बहुत चौड़े रोड हैं, वहाँ पे ये है कि फिर भी आप उसको दौड़ा नहीं सकते हैं बसेस को। वहाँ बार बार लिख के लगाया हुआ है कि आपकी जो स्पीड है, स्पीड लिमिट है, वो यही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो आई वॉज लाइक कि जितने भी कार्स या कुछ भी वहाँ पे जा रहे थे उनकी स्पीड कुछ ज़्यादा नहीं थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर उन्होंने रोड सेफ्टी के लिए उन्होंने सबसे पहले बार जो है यही लिख के लगाया हुआ है कि आपको इस लिमिट से ऊपर नहीं जाना है, नहीं तो फाइन लगेगा। तो देख लीजिए। उसके बाद एक्सीडेंट अवॉइड करना, क्रैश प्रोटेक्शन, वो तो टेक्नोलॉजी से ही होगा। वल्नरेबल रोड यूज़र प्रोटेक्शन और पोस्ट क्रैश सेफ्टी, ये न्यू 2 चीज़ें हैं जो कि इसमें लाई गई हैं कि अगर ऐसा हो जाए, क्रैश हो जाए, तो फिर क्या होगा। Expanded crash test, frontal impact, side impact, oblique pole test, full width frontal test, rear impact test। तो ये क्रैश टेस्ट एक्सपेंड किए गए हैं। ओके, अगर कुछ हो जाए तो फिर फ्रंटल इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, सामने से अगर टक्कर हो जाती है, साइड इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये चीज़ें जो डिटेल में है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि NCAP नेशनल कार असेसमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो नई 2.0 इसका जो वर्जन है वो लॉन्च किया गया है। इंजरी इवैल्यूएशन uses advanced test dummies, okay, advanced test dummies to measure injury levels in different crash scenarios। अगर क्रैश हो जाता है तो पहले डमीज की मदद से देखना कि अगर क्रैश होता भी है तो कितना नुकसान हो रहा है।
Vulnerable roads user safety includes pedestrian leg form test, adult child head impact test, optional checks for autonomous braking in pedestrian and motorcyclist situation. तो इनको भी टेस्ट करना कि कितना नुकसान होता है इस चीज से. एक्सीडेंट अवॉइडेंस टेक, मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑप्शनल ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग अर्न्स एक्स्ट्रा पॉइंट. तो वही बार बार एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे अवॉइड किया जा सकता है, ब्रेक्स जो है वो किस तरह की लगानी चाहिए ताकि इस चीज़ को जो है रोका जा सके. पोस्ट क्रैश सेफ्टी में क्या आता है? चेक्स फॉर फायर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड ईज ऑफ ऑक्यूपेंट एस्केप, डोर्स एंड सीट बेल्ट बकल्स. अगर मान लो कोई आग लग जाती है गाड़ी में तो कितनी जल्दी जो है जो कार में बैठा हुआ एक पर्सन वो भाग सकता है, उसके बकल्स के आराम से खुल सकते हैं, कार की जो उसको सीट बेल्ट वगैरह लगानी पड़ती है. तो ये चीज़ों को पोस्ट क्रैश सेफ्टी में लाया गया है. Revised star ratings, higher point thresholds, no 5-star rating if any category scores 0 or shows severe injury risk. अगर थोड़ी सी भी डिस्क्रिपेंसी कह लो या कोई भी छोटी से छोटी चीज़ अगर नज़र आती है तो वो मेक श्योर करेगा कि उसको जो रेटिंग है वो 5-स्टार नहीं दी जाएगी, उसको सीधा 0 पे लाया जाएगा अगर इन सेफ्टी स्टैंडर्ड को एक कार जो है मैच नहीं कर पाती है तो. ओके, तो ये था NCEAP के बारे में सारे पैरामीटर्स उन्होंने बताए हैं कि अगर क्रैश ना हो तो क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, क्रैश हो गया है तो क्या होगा, कैसे आप जो कार्स है उसका जो ऐसा डिज़ाइन हो कि अगर कोई क्रैश हो भी जाता है तो उसमें से इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखा जाए कि उसमें से जो है एक पर्सन इजीली एस्केप कर पाए. ओके, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस एंड अनकवर्स मेजर मेथ ट्रैफिकिंग नेटवर्क. अब ये मेथ के लिए मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देती हूँ. इसका फुल नेम है methamphetamine cartel. Okay, what is methamphetamine cartel? Joint team of Narcotics Control Bureau and Delhi Police busted mega transnational methamphetamine cartel under Operation Crystal Fortress. ये देखा होगा आपने, बहुत बार देख लीजिए अच्छे से. इसको अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो इसको बोला जाता है क्रिस्टल फोर्ट्रेस. ये इस तरह से है कि जो ड्रग्स लेते हैं वो इसको इनहेल भी कर जाते हैं थ्रू नोज और समथिंग लाइक दैट. तो ये है क्या? मेथाम्फेटामाइन. ये होता क्या है? ए पावरफुल हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट affecting the central nervous system. Nervous system is connected to brain. तो ये सीधा central nervous system पे इफेक्ट डालता है. इसको मेथ भी बोला जाता है. मेथाम्फेटामाइन का ये शॉर्ट नेम है. मेथ बोला जाता है, चौक बोला जाता है, आइस बोल दिया जाता है क्योंकि आइस के ही देखिए यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये आइस के ही क्रिस्टल्स लग रहे हैं, है ना. डेवलप्ड फ्रॉम एम्फेटामाइन, न्यूरोटॉक्सिन एंड साइकोट्रोपिक. सीधा दोनों चीज़ें जो है कंसर्न्ड है नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से. Originally used in nasal decongestants and bronchial inhalers. उसमें जो nasal decongestants है उसमें ये यूज़ किया जाता है. इसका जो कलर है वाइट होता है, ऑर्डरलेस, बिटर क्रिस्टलाइन पाउडर, बिटर बहुत ज़्यादा कड़वा होता है. ये डिजॉल्व्स इन वाटर एंड अल्कोहल, ईजिली उसमें डिजॉल्व हो जाता है. इफेक्ट causes increased activity, talkativeness, decreased appetite. High doses does brain bleeding, muscle breakdown. देख लीजिए इससे क्या क्या होता है. एक तो
इसे कहते हैं ना, ये वो चीज़ें हैं, लोगों को लगता है, जब भी खासकर ये यंगस्टर्स में बहुत फेमस है ऐसी चीज़ें। आप जब इसको इनहेल करते हो, जो बंदा बिल्कुल नहीं बोलता वो बोलना शुरू हो जाता है, सडनली ही और शी ग्रैब द कॉन्फिडेंस विच ही और शी नेवर हैज़। ओके, तो ऐसा लगता है कि जैसे इससे कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया है। लोग स्टार्टिंग में तो बहुत मतलब इसके जो इफ़ेक्ट हैं उनको अपनी लाइफ में दिखते हैं कि बहुत ज़्यादा गुड इफ़ेक्ट है, मगर उसके साथ साथ ये आपकी भूख को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। आप एडिक्टिव हो जाते हो इस चीज़ के, हाई डोजेस, और इससे क्या होता है, ब्रेन ब्लीडिंग और मसल ब्रेकडाउन तो होता ही होता है, जानते ही हैं आप। और इसको मैं किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करूँगी। ये कोई कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करता है, ये जस्ट एक, जैसे कि इसका नाम है, बस उसमें वाई डाल दीजिए। ये मैथ, एक मिथ है कि आप इससे कॉन्फिडेंस ग्रैब कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट स्टिमुलेंट जो आपको थोड़ी देर के लिए आगे को पुश करेगा, मगर उतना ही आपको बैकवर्ड भी लेकर जाएगा। चलिए, तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ तो ये ऑपरेशन क्रिस्टल, अगर आपको क्रिस्टल फोर्ट्रेस, ये रिलेटेड है मैथ से। ओके, इस नेटवर्क को जो हमारी जॉइंट टीम है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड दिल्ली पुलिस, उन्होंने इस चीज़ को जो है ख़त्म कर दिया है, बस्ट एक्सपोज कर दिया है इस ट्रैफिकिंग को। चलिए, India Justice Report study titled Juvenile Justice and Children in Conflict with the Law. Okay, study of capacity at the front lines. देखिए, लास्ट टाइम भी जब मैंने आपसे पिछली वीडियो में जब मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, तो मैं माइनर रेप केस के बारे में, या माइनर्स के द्वारा ये जो किया जाता है, अगर ऐसी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं, उसके बारे में आपको एड्रेस कर रही थी। और अब भी 55% of the cases before 362 Juvenile Justice Board remain pending as of October 31, 2023. अक्टूबर 31, 2023 से हम अगर देखें तो कितने केसेस पेंडिंग है? 55% ऑफ द केसेस आर स्टिल पेंडिंग। तो वही है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप देखिए, अभी भी बहुत कोशिश की जाती है कि अगर किसी माइनर को इस तरह से उसने किया है, या माइनर के साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो उन केसेस को, जुवेनाइल इज रिलेटेड टू दैट ओनली, कि उन केसेस को जल्दी से जल्दी एड्रेस किया जाए। मगर देखिए, यहाँ पे डाटा आपके सामने है। अगर हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात करें तो सेक्शन 4 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 which functions related to children in conflict with law under this act. It states that the state government shall constitute for every district one or more juvenile justice board. इसमें इंश्योर किया गया है कि भी अब जो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज़्यादा तो होनी ही चाहिए। चलिए, कॉम्पोजिशन अगर हम देखें, इसमें एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, देन 2 सोशल वर्कर्स, और 2 सोशल वर्कर्स में एक तो वुमन होनी ही चाहिए। सेक्शन 15 में अगर हम इसकी पावर देखें, स्पेशल प्रोविजंस फॉर हीनियस ऑफेंसेस, अगर एज 16 to 18 ईयर्स के बीच में है। ओके, और कैन ट्रांसफ़र केसेस टू चिल्ड्रन कोर्ट, सेशन कोर्ट आफ्टर प्रिलिमिनरी असेसमेंट। ये ट्रांसफ़र भी कर सकती है केस को टू द सेशन कोर्ट। ओके, फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है, प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स ड्यूरिंग एप्रीहेंशन, इंक्वायरी, ऑल्टर केयर, रिहैबिलिटेशन। तो चाइल्ड राइट को इंश्योर करना, ensure legal aid through legal services institutions, लीगल एड उनको प्रोवाइड करना। ओके, ये भी इसमें इंश्योर किया गया है। मंथली इंस्पेक्शन ऑफ रेजिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, रेकमेंड इम्प्रूवमेंट टू डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। तो इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जो ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो एक जगह डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, ताकि ये केसेस जो है टाइम पे एड्रेस किए जा सके।
हम जानते ही हैं कि जो अभी जैसे मैंने पंजाब की बात की, उसके साथ पता नहीं कितने ऐसे केसेस आ गए हैं जिसमें माइनर जो है उसको फिजिकल अब्यूज़ का सामना करना पड़ा है। अभी पंजाब में ही केस अभी वो ख़त्म भी नहीं हुआ था, जिसमें एक लड़के के साथ किसी माइग्रेंट के द्वारा ये सब कुछ किया गया था। ये चीज़ें एड्रेस करनी, बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन देनी अभी से ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने संस्कारों में हर चीज़ सिखाते हैं। बड़ों की रिस्पेक्ट करो, इस चीज़ को ऐसे करो, बड़ों के सामने ऊँचा ना बोलो, ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है। मगर ये क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन किसी बच्चे के सामने आती है, चाहे वो एक फ़िज़िकल टच भी क्यों ना है, ठीक है? अगर उसको वो उसी टाइम वो उस चीज़ को पकड़ लेगा, तो वो कभी रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में वो चीज़ बैठ जाती है कि इस पर्सन के द्वारा मुझे इस तरह से किया गया था। और दूसरा, बच्चों को वोकल बनाओ। और तीसरा, सबसे बड़ी बात है कि बच्चा वो प्रॉब्लम आपसे आके एड्रेस करे। अगर घर में इस तरीके की बातें जो है, इस तरीके की बात ही कभी नहीं हुई है, तो बच्चा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें रिलेटिव्स के आस-पास घूमती हैं ज़्यादा, या फिर आपको ये चीज़ें जो हैं नेबर्स, ओके, स्कूल में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि बच्चा आपके, अगर ऐसा इंसिडेंट उसके साथ हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एट वंस हुआ है या इमीडिएट एक्शन है। ऐसा उसके साथ होता रहा है, तो आज बात यहाँ तक पहुँच जाती है। तो सबसे पहले अपने बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए कि वो घर पे आके आपसे हर चीज़ शेयर करे कि ऐसा मेरे साथ हुआ, मुझे ऑकवर्ड लगा, वो वोकल बने इस चीज़ के बारे में। और दूसरा, मैं पेरेंट्स जितने भी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपका बच्चा इस तरह से आपको बताता है, डोंट इग्नोर दैट, डोंट से कि वो आपसे बड़े हैं। आपको उसके बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की अब्यूज़ ज़्यादातर फैमिलीज़ में ही देखने को मिलती हैं, और ये एक कड़वा सच है। चलिए नेक्स्ट। सेंटर सेट टू टेबल द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल जो है लेकर आ रही है। क्रिएट सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल। तो एक सिंगल रेगुलेटर होगा हायर एजुकेशन के लिए, बस जो मेडिकल लाइन में जो उसमें करते हैं या लीगल लाइन में है उनके लिए नहीं होगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा है, हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट, ओके, कि किसी तरह से इसको बढ़ाया जा सके। पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि बहुत सारे हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं जो ड्यू टू लैक ऑफ मनी, और जिसको हम फाइनेंशियल सपोर्ट बोलते हैं, उस वजह से ये जो है इसमें नहीं जा पाते हैं या उनको प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। रिसर्च इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी फील्ड फॉर द स्टूडेंट्स। और जब रिसर्च ही इतने कम लोग कर रहे हैं, तो फिर आगे हम कैसे जो है नई नई जो कह सकते हैं कि कुछ बेंचमार्क सेट करेंगे। हम तो यही जुगाड़ सिस्टम में रह गए ना, कि उन्होंने क्या किया है, चलो एक जुगाड़ बना लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के लिए मर्जेस रोल ऑफ यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये तीनों को मर्ज, इनके रोल्स को मर्ज करने की कोशिश जो है सरकार के द्वारा की जा रही है। इसमें है क्या, मेडिकल और लीगल एजुकेशन एक्सक्लूडेड है, इसमें उनके लिए अलग ही चलेगा। मैंने पहले ही बताया है कि जो मेडिकल और लीगल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी होगा वो इसमें नहीं होगा। इसमें 4 वर्टिकल स्ट्रक्चर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में रिवाइव हुई थी, उसके अंडर इसके लिए 4 वर्टिकल स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, रेगुलेशन एंड कंप्लायंस, एनएसी नेशनल एक्रेडिएशन काउंसिल, जो कि देखेगा कि यहाँ पे जो है, जैसे वो नैक होता है ना, मार्क्स दिए जाते हैं कि ए देना है, A+ देना है, वो जीईसी जनरल एजुकेशन काउंसिल, लर्निंग आउटकम्स, करिकुलर स्टैंडर्ड्स, HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, जो कि फंडिंग करेगा और एक मिनिस्ट्री की तरह काम करेगा। एक्सपर्ट गवर्नेंस इसमें दी जाएगी, एक्सपर्ट बॉडी होगी ये। रेड टेप रिडक्शन, लाल फीताशाही को रिमूव किया जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स, डुप्लीकेशन, सब चीज़ें इसमें रिमूव की जाएंगी। NEP 2020 अलाइनमेंट,
क्लियर सेपरेशन ऑफ रेगुलेशन, एक्रेडिएशन, फंडिंग, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। तो ये सब चीज़ें जो है बोल रहा है कि सेपरेट होके काम जो है इनके द्वारा किया जाएगा। चलिए, शिवमोगा एग्री हॉर्टिकल्चर वर्सिटी डेवलप्स न्यू वैरायटी ऑफ राइस नेम्ड सह्याद्री सिंदूर। तो आप राइस देख सकते हैं, सबसे पहले तो रेड इन कलर। वैसे तो हमारे ब्लैक राइस भी जो है जिनको जीआई टैग भी मिला है वो भी बहुत फेमस है यूपी में, मगर ये जो है इसका नाम है सह्याद्री सिंदूर। अ न्यू फाइन ग्रेन, इसको हम अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसको रेड राइस भी बोल सकते हैं। वैरायटी हैज़ बीन रिलीज्ड बाय कलेडी शिवप्पा नायक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंसेज शिवमोगा, क्रॉस बिटवीन जोयथी एंड बिलिया राइस वैरायटी। तो ये एक क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करके मैं कह सकती हूँ ज्योति और बिलिया राइस वैरायटीज में की गई है। इसके की फीचर्स क्या है रेड राइस के, आपको मगर इसका नाम जरूर याद रखना है, सह्याद्री सिंदूरा। ये रिच इन प्रोटीन है, आयरन, जिंक, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मेकिंग इट सूटेबल फॉर हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स। तो बात ही देखिए आजकल तो बात ही इस पे की जाती है। पहले राइस, वी वर इनटू राइस, पहले हम आराम से जो है राइस यूज़ कर रहे थे, मगर ओवर द टाइम जिस तरह से लोगों को जो तकलीफ़ें आ रही हैं, देन इट कम्स टू ब्राउन राइस, उससे चेंज हुआ तो अब तो हम किनुआ पे आ गए हैं। ओके, अब तो मिलेट्स की बात की जा रही है हर जगह पे। तो उसी में से एक जो हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं जिनको राइस से प्रॉब्लम होती है वो रेड राइस यूज़ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस टू ब्लास्ट डिजीज, टॉलरेंट टू मेजर पेस्ट लाइक लीफ फोल्डर्स एंड स्टेम बोरर्स। ओके, तो ये रेड राइस के बारे में था। IIT Madras to host Institute Open House 2026 from January 2 to 4. जो IIT Madras है, it will open its research and innovation facilities to the public during the Institute Open House 2026, scheduled between January 2 and 4, 2026. तो ये IIT के द्वारा एक अनाउंस किया गया है कि ये अपनी रिसर्च और इनोवेशन फैसिलिटीज पब्लिक के लिए भी ओपन रखेगा। क्यों? एम क्या है? गिव स्टूडेंट, टीचर्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री एंड विजिटर्स फर्स्ट हैंड एक्सपोजर्स टू IITM's एकेडमिक एंड रिसर्च इकोसिस्टम, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको देखने को मिले कि कैसे रिसर्च की जाती है। ऑर्गेनाइज्ड अंडर अन्ना वारेकुम IIT मद्रास फॉर ऑल इनिशिएटिव मेकिंग IIT मद्रास एक्सेसिबल टू ऑल। तो ये एक मिशन के तहत इन चीज़ों को ओपन किया गया है। क्या बोला गया है कि IIT मद्रास सबके लिए, भाई जो आए यहाँ पे देखे यहाँ पे काम कैसे होता है, वर्क कल्चर क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, उस पहल के उस इनिशिएटिव के तहत इसको लॉन्च किया गया है। चलिए, हैदराबाद टू यूज बायो रेमिडिएशन टू क्लीन अप हुसैन सागर लेक। तो पहले हम लेक के बारे में, हुसैन सागर लेक के बारे में बात करेंगे। इट इज़ एन आर्टिफिशियल लेक लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना। तो ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है। टैंक बर्ड भी इसको कहा जाता है। लाइज ऑन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर मूसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जो लेक है, जो हुसैन सागर लेक है, हैदराबाद तेलंगाना में है। इसको टैंक बंड भी कहा जाता है और ये ट्राइब्यूटरी है किसकी? रिवर मूसी की। इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ इब्राहिम कुली कुतुब शाह बाय हुसैन शाह वली इन 1562 AD। देखिए, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी आ गया। आपसे पूछ सकते हैं कि जो लेक हुसैन सागर है ये किसके दौरान किसने बनवाई, किसके टाइम के दौरान बनाई गई थी? तो इब्राहिम कुली कुतुब शाह के टाइम पे। और किसने बनाई थी? नाम भी उनके नाम से ही रखा गया है, हुसैन सागर लेक। तो हुसैन शाह वली के द्वारा इन 1562। इट इज़ अ renowned फॉर इट्स मोनोलिथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा दैट स्टैंड्स राइट इन इट्स सेंटर। तो
ये फेमस है इसके मोनोलिथ के द्वारा, जो कि लॉर्ड बुद्धा का वहाँ पे लगाया गया बिल्कुल सेंटर पे. इट हैड बीन ऑफ द सिग्निफिकेंस इन द अर्ली डेज सिंस इज कनेक्टेड ट्विन सिटीज ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद. तो बोल रहे हैं कि ये आज के टाइम से फेमस नहीं है, उस टाइम से ही फेमस है ये जो लेक है, क्योंकि ये कनेक्ट करती है दो सिटीज को, हैदराबाद और सिकंदराबाद को. ओके. संगाई फेस्टिवल इन मणिपुर बिगन. मणिपुर अब तो ये गढ़ बन गया है. अभी तक यहाँ पे इंस्टेबिलिटी ही है, झगड़े और जो एथनिक क्लैशेस यहाँ पे दो ग्रुप्स के बीच में है. ओके. वो भी आपको देखने को मिलेंगे, कुकी और मैती. तो संगाई फेस्टिवल क्या है? इतना कह रहा है संघर्षों के बीच भी ये फेस्टिवल शुरू हो गया है. ये जो संगाई है ये क्या स्टेट एनिमल है मणिपुर का, डियर. ओके, लेट मी शो यू फर्स्ट. डियर. चलिए. Songhai festival in Manipur began aimed at protest by internally displaced person and member of NGOs impacting attendance. ठीक है, जैसे पहले ही बताया है कि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है मणिपुर में, फिर भी इस फेस्टिवल को शुरू कर दिया है. ये एक एनुअल फेस्टिवल है मणिपुर का, जो कि 2010 में जो इनका स्टेट एनिमल है संगाई, उसके नाम पे ये फेस्टिवल शुरू किया गया है. ये कल्चर एक्सट्रावेगेंजा जो मणिपुर का है उसको प्रमोट कर रहा है. किसके द्वारा? म्यूजिक की होता है यहाँ पे, डांस, वेरियस नेटिव आर्ट फॉर्म्स जो है दिखाई जाती हैं. मणिपुरी ट्राइब्स के बारे में बताया जाता है इसमें. द स्टेट क्लासिकल डांस फ्रॉम रासलीला, रिनाउंड फॉर इट्स डिस्टिंक्टिवनेस, टेक सेंटर स्टेज ड्यूरिंग द फेस्टिवल. ओके, जो रासलीला है ओके वो भी इसमें जो स्टेट, ये मणिपुर का स्टेट क्लासिकल डांस है. थीम जो रखा गया है 2025 का, वेयर ब्लॉसम ब्रीथ हार्मनी. ओके, तो ये जो है थीम है इस फेस्टिवल का मणिपुर के. तो संगाई फेस्टिवल, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है या संगाई है क्या? तो संगाई एक डियर है और मणिपुर का स्टेट एनिमल है. की फैक्ट्स अगर हम बात करें, सब स्पीशीज ऑफ एल्ड्स डियर एंडेमिक टू मणिपुर. तो ये एल्ड डियर का एक सब स्पीशीज है. कल्चरल रेलेवेंस तो इसकी है ही है, पूरा का पूरा एक फेस्टिवल ही इसके ऊपर रख दिया है. डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको केबुल लामझो प्लीज आपको इसका जो नाम याद रखना है. केबुल लामझो क्या है? एक नेशनल पार्क है. द लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ फुमदी इज इन द लोकटक लेक, मणिपुर, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट. वहां पे आपको जो है ये मिलता है केबुल लामझो नेशनल पार्क में. ये वाला जो संगाई डियर है, अपीयरेंस मीडियम साइज का डियर है विद यूनिक डिस्टिंक्टिव एंटलर्स जो इसके किंग है, while extremely long brow-tine which form the main beam. कंजर्वेशन स्टेटस, चलिए वो तो इसकी अपीयरेंस की बात है, आपको दिख भी रहा होगा ये, आई गेस. मैं थोड़ा साइड होके दिखा देती हूँ. अगर नहीं दिख रहा तो जैसे मैंने कहा PDF में भी आपको ये फोटो अवेलेबल हो जाएगी. अगर हम इसका कंजर्वेशन स्टेटस देखें IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाला गया है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के शेड्यूल 1 में इसको डाला गया है. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, असम अप्रूव्स मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल. इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है MRO पॉलिसी 2025 एंड टॉक्ड अदर रिफॉर्म्स. इस पॉलिसी में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल पॉलिसी जो है असम की गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव की गई है. असम के CM हैं हेमंत बिस्वा शर्मा. बहुत बात बताया है कि ये किसी ना किसी रूप में ना बने रहते हैं चर्चा में. तो इसका गोल है इंडिया टॉप एविएशन MRO हब बाय 2030. ये एजुकेशन फ्रेमवर्क को भी स्ट्रेंथ करेगा और इसमें जो है 10,000 करोड़ प्लस प्रोजेक्ट्स हैं और इंश्योर किया गया है कि ये जल्दी से जल्दी मतलब अप्रूव हो, फास्ट क्लियरेंस होगी. इसमें इंसेंटिव और सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी. प्राइवेट एजुकेशन फीस असेसमेंट बिल भी इसमें बोला गया है.
कवर्स ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज़। एम इसका वही है, इक्विटी मिले, अफोर्डेबिलिटी मिले स्टूडेंट्स के लिए। फिर उसके बाद और भी चीज़ों में अमेंडमेंट की गई है, जैसे कि प्रोविंशलाइज नॉन टीचिंग स्टाफ अमेंडमेंट, ये भी अप्रूव किया गया है। रिलीफ करियर ग्रोथ, मॉरल बूस्ट मिले उनको ताकि जो नॉन टीचिंग है। सॉल्व्स लॉन्ग पेंडिंग रिवीजन डिमांड, और 6% एनुअल सैलरी हाइक भी दिया जाएगा। जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट, मेहता कमीशन रिपोर्ट अप्रूव्ड फॉर टेबलिंग रिलेटेड टू 1983 असम इलेक्शन वायलेंस टू बी प्रेजेंट। ये जो चीज़ है कि जो इलेक्शन के दौरान जो वायलेंस है असम में, उसको कैसे कम किया जाए, ये अभी नेक्स्ट असेंबली सेशन में होगा। नेक्स्ट, ओमान सैट 1। ओमान सैट से क्लियर हो जाता है ओमान सैटेलाइट, ओमान्स फर्स्ट नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च। तो ओमान का जो पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया है। इट इज़ बिल्ट ऑन एयरबस फ्लेक्सिबल OneSat प्लेटफॉर्म। द सैटेलाइट ऑपरेट्स इन हाई कैपेसिटी K-band स्पेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विल मैनेज पोस्ट लॉन्च ऑपरेशन। तो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखने की ज़रूरत है कि इन्होंने अपना फर्स्ट नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए जो करंट अफेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसके बारे में आपको जो डिटेल है वो पता भी नहीं करनी है। मैंने पहले ही बोला है, करंट अफेयर अपने आप में एक चैलेंजिंग जो है एक सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल एस्पेक्ट कवर करने होते हैं। तो सिंपल आप बस ओमान सैट के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख सकते हैं कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो वहाँ का पहला बना है। ऑपरेशन दृष्टि, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एडवांस सर्जिकल आई कैंप। तो ये एक ऑपरेशन दृष्टि जो है ऑर्गेनाइज्ड बाय अ कमांड हॉस्पिटल नॉर्दर्न कमांड उधमपुर फ्रॉम November 18 to 22, 2025 इन कोलैबोरेशन विद द सर्जिकल टीम फ्रॉम आर्मी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो ये बनाया गया है, एक एडवांस सर्जिकल आई कैंप है, ये एक आर्मी हॉस्पिटल की तरह मतलब आर्मी हॉस्पिटल ही है। थोड़ी सी जो जानकारी है, a new NordPass and NordSteller report shows the world's most common password is still 123456, which is extremely weak। देख सकते हैं, कह रहा है अब ये मतलब एक सर्वे की तरह ही करवाया गया है कि अभी भी जो पासवर्ड रखा जाता है लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा, और कहीं क्या जाना है। अगर हम अपना हॉटस्पॉट का पासवर्ड देखें तो वो भी 123456 होता है। देन लोग इस करके भी ये पासवर्ड रख लेते हैं कि मैंने रखा, भाई किसने रखा होगा, और ठीक है, तो उस चक्कर में सब फिर से रख लेते हैं 123456। तो कह रहा है कि ये एक्सट्रीमली वीक, कॉमन तो है वर्ल्ड में, ये हर कोई यूज़ कर रहा है, इतना कॉमन है, मगर ये वीक बहुत है, इजीली डिकोड किया जा सकता है। मगर लोग इसको रखते हैं कि अरे मैंने रखा है, अब कौन इसको डिकोड, क्योंकि कोई रखता ही नहीं होगा, कोई डर से ही नहीं रखता होगा 123456, तो कौन ही रखेगा, तो इसलिए फिर से सब रखते जा रहे हैं। तो ये एक मोस्ट कॉमन पासवर्ड है। आई एम श्योर आप में से किसी ने भी 123456, तो yes, we have done that, okay? Forest Department has no records of authorized pet shops dealing in African grey parrots. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कोई भी ये रिकॉर्ड नहीं मिला है कि ये जो अफ्रीकन ग्रे पैरट्स हैं इनको पेट शॉप्स में रखा जा रहा है, अभी तक नहीं उनको ऐसा कोई रिकॉर्ड मिला है। RTI responses from 19 states and UTs, इसमें बताया मतलब ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो है 19 स्टेट्स और UTs से लेगी। नो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ record of registered breeders or authorized pet shop, yet African grey parrots are easily available in the market। मतलब ये कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला है कि ये पैरट्स जो है इजीली अवेलेबल है मार्केट में। स्पीशीज जो है सिटिकस एरिथेकस, मीडियम साइज्ड, हाईली इंटेलिजेंट, इसको ना आइंस्टाइन ऑफ द बर्ड वर्ल्ड भी बोला जाता है इस पैरट को।
हैबिटेट रेंज नेटिव टू वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, वहाँ से आपको ये देखने को मिलते हैं। सब स्पीशीज़ कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे और टिम्ने अफ्रीकन ग्रे, ये इनकी सब स्पीशीज़ हैं और इसका जो स्टेटस है अभी तक एंडेंजर्ड है, इसीलिए इसके बारे में बात की जा रही है। मगर इसका रिकॉर्ड जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया है कि ये इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल है कि नहीं है। चलिए, टेनिंजिया सिलासी, न्यू स्पीशीज ऑफ डीप सी स्क्विड, स्क्विड ऐसी होती है। ओके, तो ये अरेबियन सी से एक और स्पीशीज मिली है स्क्विड की। रिसर्चर ऑफ सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची हैव डिस्कवर्ड अ न्यू डीप सी स्क्विड फ्रॉम द अरेबियन सी, और उसका नाम देखिए क्या रखा है, टेनेंजिया सिलासी, इंडियन ऑक्टोपस स्क्विड है ये। ओके, तो ये ऑक्टोपोटिट्यूडे जो फैमिली है उससे बिलोंग करती है। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि ये अरेबियन सी से जो है मिली है ये स्क्विड। इट इज़ द ओनली सेकेंड फॉर्मली रिकॉग्नाइज स्पीशीज इन द टेनेंजिया जीनस। ओके, तो इसकी जो ये टेनेंजिया डेने पहले ये मिली थी, ये फर्स्ट स्पीशीज थी जो कि अटलांटिक ओशियन से मिली थी इस स्क्विड की। अब ये सेकंड जो है स्पीशीज है टेनेंजिया सिलासी, जो कि अरेबियन सी से मिली है। ओके, नेक्स्ट, लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र पासिस अवे। लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र, सबको पता है, बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ पंजाब के एक छोटे से गांव से निकल के और बॉलीवुड में एकदम से द ही मैन ऑफ बॉलीवुड और मोस्ट हैंडसम। ओके, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर इससे पहले मैं एड्रेस करना चाहूँगी जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं जिन न्यूज़ चैनल्स को हम फॉलो करके चलते हैं। आई विल नॉट मेंशन द नेम, मगर अगर आप जो है बिना किसी जानकारी के, आपको पता होगा थोड़े टाइम पहले ही अभी एक कंट्रोवर्सी हुई है कि इनकी पिक्चर्स जो है कि इनका निधन हो चुका है, और ठीक है, और सब जगह पे ये न्यूज़ चला दी थी। मगर उनके जो परिवार वाले हैं उन्होंने क्लैरिफाई किया कि आप र्यूमर्स से जो है दूर रहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ओके, एक जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत हर्ट होते हैं किसी, जब तक कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना आई हो। मुझे लगता है कि इन चीज़ों को इग्नोर किया जाना चाहिए, मगर फिर से अब देखिए उसके बाद दोबारा जो है खबर आई। तो जब ऐसी चीज़ें दोबारा हो जाती है, ये मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हुआ था मुझे याद है, और अब दूसरा इनकी बार में हुआ है। ये क्या है? हम मतलब किस कोई है या नहीं है उसके बारे में जब तक हमें कॉन्फर्मेशन नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं बनता है कि हम सोशल मीडिया पे वो जानकारी दें। ओके, क्योंकि लोगों को कैसे अवेयरनेस होती है सोशल मीडिया से। और और अगर जो नहीं फॉलो करते हैं उनको, जो एक न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करके चलते हैं, और ऐसे नहीं नॉर्मल न्यूज़ चैनल, रिनाउंड जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको फॉलो करके चलते हैं, जिनका बहुत नाम है, जो बहुत पॉपुलर है, वो ऐसी खबरें पहले देंगे तो फिर क्या ही है। ये उम्मीद की जाती है कि ऐसी जो चीज़ें हैं, जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, और इन जैसे लेजेंडरीज के लिए, ओके, और अगर मैं बात करूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए, ठीक है, हम ऐसे अगर चीज़ों को बिल्कुल लाइटली कहीं पे भी डाल देंगे तो वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत ही दुख की बात है कि ये अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इंडियन सिनेमा को इनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं। 89 की एज के थे, वर्कड इन ओवर 300 फिल्म्स। ही वाज बोर्न टू अ स्कूल टीचर इन सानेवाल विलेज ऑफ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, पंजाब इन 1935। वहाँ तब सानेवाल डिस्ट्रिक्ट जो कि लुधियाना में है वो इनका बर्थ प्लेस है। द वेटरन एक्टर वाज ऑनर्ड विद पद्म भूषण इन 2012। द एक्टर कॉन्टेस्टेड फ्रॉम बीकानेर इन राजस्थान ड्यूरिंग द 2004 लोकसभा इलेक्शन एंड सर्व द कॉन्स्टिट्यूएंसी टिल 2009। पता ही होगा पॉलिटिक्स में भी इनके लिंक रहे हैं। राजस्थान बीकानेर से जो है इन्होंने जो है कॉन्टेस्ट किया था इलेक्शन। अभी तो परिवार भी इनका इलेक्शन में है, हेमा मालिनी जी, देन सनी देओल। ओके, आपने देखा होगा कि वो भी अपनी इलेक्शन में भूमिकाएं जो है निभा रहे हैं। तो
इन लोगों के लिए हमें कभी जब तक हमें कंफर्मेशन ना हो ऐसी खबरें नहीं फैलानी चाहिए। ये हमारे देश के लेजेंड्स हैं और इस तरह से जो एक उनकी जो एक गरिमा है या डिग्निटी है उसको ठेस तो ज़रूर पहुंचती। चलिए नेक्स्ट। Larry Page becomes world's third richest. Google co-founder Larry Page is now the third richest person in the world. He overtook Amazon founder Jeff Bezos. तो अगर Forbes की real time list top 3 में बात करें, Elon Musk $466.2 billion, Larry Ellison $276.5 बिलियन, और जैसे कि मैंने बताया है जेफ बेजोस से ये आगे निकल चुके हैं लैरी पेज। ये कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग पर्सन है, लैरी एलिसन और लैरी पेज। लैरी पेज $246.1 बिलियन। ओके, इनके बारे में बस इतना याद रखना है कि ये गूगल के को फाउंडर हैं। साइक्लोन फीना ऑस्ट्रेलिया नॉर्दर्न टेरिटरी पे हिट किया है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ओवर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाटर्स डेवलप्ड ओवर ऑर्गेनाइज सरफेस विंड सर्कुलेशन। तो इस तरह से साइक्लोन जो है वो होते हैं। और साइक्लोन इसमें टॉर्नेडोज है, सब साइक्लोन नाम डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं हर जगह पे। ओके, है सारे वो एक तरह से ओके रोटेटिंग टॉर्नेडोज, हरिकेन्स, टाइफून्स, और इसमें एक और नाम मैं मेंशन कर दूं, विलविलीज। ओके, विलविलीज भी इसका पार्ट है। इसमें हाई विंड्स, हैवी रेन, थंडर, लाइटनिंग सब कुछ देखने को मिलती है। हरिकेन्स जो है जैसे मैंने कहा है सिर्फ नाम चेंज है और कुछ नहीं है। ये फॉर्म ओवर नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक। टाइफून्स जो है वेस्टर्न पैसिफिक। इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन दीज स्टॉर्म्स आर कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ओके, तो इनको वो बोल दिया जाता है। जो आपको इस क्वेश्चन में याद रखने की ज़रूरत है वो है साइक्लोन फीना के बारे में, जो कि नॉर्दर्न टेरिटरी पे हिट किया है ऑस्ट्रेलिया की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नथिंग एल्स। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड कमर्शियल एग्रीमेंट्स विद ड्रू ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टॉर्चलंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये भूटान में होगा। ओके, टाटा पावर कंपनी ने इसमें जो है कंट्रीब्यूट किया है। 1125 मेगावाट डॉर्जलंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये भूटान में है। रन ऑफ रिवर इन ल्यूसेन एंड मोनगर और किरुचू रिवर। ओके, इसमें ये रिवर्स जो है यहाँ पे ये प्रोजेक्ट होगा। कोस्ट इसकी है 13,100 करोड़। भूटान सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड लार्जेस्ट पीपीपी हाइड्रो प्रोजेक्ट, और इसको फाइनेंस करेगा वर्ल्ड बैंक। एमओयू साइंड इन नवंबर 2024 बिटवीन डीजीपीसी जो कि उनकी ही जो है जो इसमें काम कर रहे हैं। ओके, ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन और टाटा पावर के बीच एक कोलैबोरेशन हुआ है और एक्सपेक्टेड कमिशनिंग अर्ली 2032 में ये तैयार हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारी इंडिया की जो कंपनी है इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए ये करंट अफेयर का पार्ट है। 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विल बी इन राजस्थान। तो 5th एडिशन जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का राजस्थान में होगा, उसकी 7 सिटीज़ में, नवंबर 24 से दिसंबर 5 तक। 4 सिटीज़ अगर राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की सिटीज़ में ही करवाया जाएगा। 5 तो कौन कौन सी हैं? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एंड भरतपुर। द इवेंट 12 डे का ये इवेंट है। फीचर 23 मेडल स्पोर्ट्स एंड 1 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट। एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट होगी इसमें खो खो। फॉर द फर्स्ट टाइम बीच वॉलीबॉल, इसमें हमारा अभी हम विनर हैं, याद रखना है। कैनोइंग एंड काइकिंग एंड साइकिलिंग आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द KIUG खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रोग्राम। ये सब चीज़ें पहली बार इसमें
लॉन्च की जा रही हैं. 2 यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम द स्टेट, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड पूर्णिमा यूनिवर्सिटी विल होस्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी प्रोग्राम गेम्स. ओके, तो ये जो गेम्स हैं ये 2 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के द्वारा होस्ट किया जा रहा है. राजस्थान में होस्ट किया जा रहा है और 5 स्टेट्स में, सॉरी 5 सिटीज़ राजस्थान में. ओके, नेक्स्ट. सॉरी, मुझे थोड़ी गलती लग गई बोलने में. देयर आर 7 सिटीज़ ऑफ राजस्थान विच आर गोइंग टू होस्ट इट. लास्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है नॉर्थ ईस्ट में हुई थी. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है चैंपियन बनी थी, ये लास्ट टाइम का डाटा इसमें दिया हुआ है. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड GNDU अमृतसर फिनिश 2nd and 3rd रेस्पेक्टिवली. तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें चैंपियंस थी, जो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम लास्ट हुई थी. और ये कहाँ हुई थी वो भी याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट में हुई थी. और लवली प्रोफेशनल जो थी वो 2nd थी और GNDU अमृतसर जो थी वो 3rd थी. ओके, अबाउट खेलो इंडिया स्कीम, ये है क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट के अंडर आती है. इसके जो मास्कॉट बनाया गया है इसमें वो कैमल्स को बनाया गया है. मास्कॉट खम्मा एंड घनी. सो क्योंकि इस बार ये राजस्थान में है तो ये खम्मा एंड घनी है. ओके, कैमल, कैमल को क्यों, क्योंकि आइकॉनिक एनिमल है. ओके, और राजस्थान में राजस्थान का स्टेट एनिमल है. दोनों मतलब ये सिर्फ ये नहीं सिग्निफिकेंट, इसका कल्चरल तो है ही है, इकोनॉमिक भी है, अर्निंग का सोर्स भी है. देयर नेम्स आर, जो ये नाम रखे गए हैं मास्कट्स के, खम्मा एंड घनी, ये क्या है. जब भी हम, आपको पता होगा राजस्थान में जाते हैं तो खम्मा घनी हम बोलते हैं, खम्मा घनी. ओके, तो इस तरह से ये 2 पर्सन्स बना दिए गए हैं. और देखिए, और उनको हेड किसका दिया गया, कैमल का. ठीक है, खम्मा घनी को जो हेड, ये आप देख सकते हैं कैमल हेडेड हैं ये दोनों, तो वो बनाया गया है. ब्यूटीफुल थिंकिंग. द लोगो रिफ्लेक्ट्स द राजस्थान सोल्स. हवा महल सिंबलाइजेज जो राजस्थान की सोल इसमें रिफ्लेक्ट की गई है. ओके, देखिए, ये देखिए आराम से, यहाँ से आपको दिख जाएगा. हवा महल सिंबलाइजेज रीगल चार्म, आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर एंड द ग्रेस ऑफ इट्स रॉयल हेरिटेज. हवा महल दिखाया गया है. रणथंबोर फोर्ट दिखाया गया है, विच इज the symbol of courage and pride and the enduring strength rooted in Rajasthan history. Windmills आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, reflects the state progressive vision and commitment to sustainable growth. Okay, sand dunes mirrors Rajasthan timeless beauty and the vast expanse of its desert landscape. एक desert का landscape जो है दिखाया गया है, मतलब लोगो इस तरह से पूरा तैयार किया गया है. हवा महल देखने को मिलेगा, रणथंबोर फोर्ट, विंड मिल्स एंड सैंड ड्यून्स. चलिए, उसके बाद आनुशिकी अराता बिकम्स फर्स्ट यूक्रेनियन टू विन अ सुमो टूर्नामेंट. तो यूक्रेनियन बोर्न सुमो रेसलर डैनियलो येवहुसिसन, नॉन प्रोफेशनली एज एनोशिकी अराता हैज़. आपको इसका इतना बड़ा नाम याद नहीं रखना है. ओके, सिर्फ इनका जो प्रोफेशनल नेम है एनोशिकी अराता, उनका नाम याद रखना है. हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम यूक्रेन टू क्लेम अ मेजर सुमो टूर्नामेंट टाइटल. तो इन्होंने सुमो टूर्नामेंट टाइटल जीता है. आई होप यू नो द सुमो टूर्नामेंट, व्हाट इज ऑल अबाउट. सो ये यूक्रेन के फर्स्ट ऐसे पर्सन बने हैं. ही वॉन द 2025 क्यूशू ग्रैंड सुमो टूर्नामेंट आफ्टर द टाइप ब्रेक विक्ट्री ओवर होशर्यू. तो वहाँ पे भी इन्होंने ये ग्रैंड सुमो टूर्नामेंट 2025 भी है जो जीता है. इटली विंस इट्स 4th डेविस कप टाइटल. सबसे पहले तो आपको पूछा जाएगा कि ये किससे रिलेटेड होता है डेविस कप. सो इट इज़ रिलेटेड टू टेनिस. Italy won its fourth Davis Cup title with a 2-0 victory over Spain, sealing a 3rd straight championship. तीसरी बार इनकी consecutive win है ये. Italy is the first team after the United States to win 3 consecutive Davis Cup. 3 बार इन्होंने डेविस कप जीता है और ऐसा करने वाला इटली जो है सेकंड है. इससे पहले USA ने 3 बार इसको जीता था डेविस कप को. India clinch inaugural Blind Women's T20 World Cup title. Blind Women World Cup title.
आप सोच सकते हैं, इंडिया वॉन द इनॉग्रल ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप आफ्टर डिफीटिंग नेपाल बाय 7 विकेट्स इन द फाइनल प्लेड एट पी सारा ओवल इन कोलंबो, श्रीलंका में ये करवाया जा रहा था। फाइनल में नेपाल जो है 7 विकेट से जो हराया उन्होंने इंडिया ने, और इसके होस्ट हैं इंडिया और श्रीलंका। सो देखिए, हम सिर्फ वुमेन वर्ल्ड कप की अब बात नहीं कर रहे हैं कि वुमेन जो है उनको हमें एम्पावर करना है, कहाँ कहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कंट्री का कोई भी सेक्शन रह ना जाए, वो अपने आप को ऐसा फील कभी ना करे कि अगर उनको नेचुरली कोई प्रॉब्लम जो भगवान ने ही दे के भेजी है या कुछ भी कारण से वो इस तरह से हो गए हैं, तो उनके लिए देश में कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये सब कुछ क्या है, ये उनकी एम्पावरमेंट के लिए ही जो है ये सब चीज़ें की जा रही हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द करंट अफेयर सेशन। आई होप कि आप ये सब करंट अफेयर देखिए, जिन चीज़ों पे मैं स्ट्रेस कम देती हूँ आपको भी उन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई उनसे रिलेटेड, अगर वो इम्पॉर्टेंट है, तो आने वाले करंट अफेयर में आपको उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो देखने को मिल ही जाएगा, मगर आपको नोट डाउन इसको करते जाना है ऑन रेगुलर बेसिस, ताकि कोई भी चीज़ आपकी छूट ना जाए। ओके, और मैं भी ट्राई करती रहूँगी कि जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उसको मैं और ज़्यादा देखूँ और ज़्यादा उस पे वर्क करती जाऊँ, और मैं रोज़ के रोज़ देखती रहती हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, मैं आपका कमेंट सेक्शन जो है देखती रहती हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको आज मैंने एड्रेस भी किया है। ओके, सो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। टिल देन, थैंक यू सो मच, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना तो आपको भूलना ही नहीं है। थैंक यू।